आपका क्या प्रोग्राम है? चलो। मैं एक झटके से उठ खड़ा हुआ। मिस्टर बशीर की वापसी का मुंतजिर था। बेचारा बहुत आजुर्दा हो रहा है। अब आप उसका मजाक नहीं उड़ाइएगा। वो मेरे करीब होकर मनमनाई। तुम जैसे मालकन से बिछड़ने पर हर शरीफ नफ्स मुलाजम आजुर्दा होगा। कहे तो बशीर से अपनी गाड़ी निकलवा लूं, वो हमें छोड़कर गाड़ी वापस ले आएगा। अब इन नखरों का वक्त नहीं है। जेफ मिलर की वापसी में जितनी ताखीर होती चली जाएगी, उसके खूनख्वार हामियों के इधर आने का खतरा बढ़ता रहेगा। गाड़ी गायब हुई तो हमारी पोल खुल जाएगी। नादरा ने अपना सफरी बैग उठा लिया। हम दरवाजे की तरफ बड़े ही थे कि बशीर अपनी जगह छोड़कर चेहरा लटकाए हमारी तरफ चलाया। उदासी उसके तवाना चेहरे पर फटकार बनकर बरस रही थी और उसकी आंखों में नमी तैर रही थी। साफ जाहिर हो रहा था कि मेरी मौजूदगी की वजह से उसने अपने ऊपर कड़ा जबर किया हुआ था। कोरे की गाड़ी कहाँ छोड़कर आए हो? इन आखिरी लम्हात में मुझे वो अहम सवाल याद आ गया। ड्राइव इन सैनवा में। उसके जवाब पर मैं खुशी से भूंचका रह गया। उसने मौका की मुनासबत से बेहतरीन जगह का इंतखाब किया था। वह शौक खत्म होते ही लावारिस कीमती कार की मौजूदगी पोशीदा नहीं रह सकती थी। वहां वो गाड़ी सुबह से पहले सबकी नजरों में आ जाएगी। बशीर भराई हुई आवाज में वजाहत कर रहा था। काफी देर तक दिमाग लड़ाने के बाद मैंने उधर का रुख किया था। शाबाश, मैंने बुजुर्गाना अंदाज में उसके सर पर हाथ फेर कर कहा, तुमने गाड़ी छोड़ने के लिए वाकई एक अनोखी जगह का इंतखाब किया है। वो उम्र में मुझसे बड़ा होने के बावजूद इंकिसार से झुक गया। उसी लम्हे मेरी जेब में पड़े हुए जेफ मिलर के ऑपरेटर्स पर हल्की हल्की आवाज उभरने लगी। मैंने इब्तिदा ही से एक सेकंड के लिए भी ट्रांसमीटर को ऑफ नहीं किया था। मैंने सुराग से ऑपरेटर्स अपनी जेब से निकाला और उसकी आवाज बढ़ा दी। नादरा हैरत से आंखें फाड़े मेरी तरफ देख रही थी। बशीर के लिए शायद वो लासिल की आला नया था। उसकी नमनाक आंखें हैरत से कुशादा होकर पेशानी पर जा चढ़ी थी। अंग्रेजी पैगाम उसके लिए यकीनन नाकाबिल फहम था। गैरी हार्ट कॉलिंग, जेफ डी, चीफ डी मिशन। मेरी आवाज सुन रहा हो तो जवाब दे। गैरी हार्ट बराए चेफ, गैरी हार्ट बराए चीफ, ओवर। मुख्तसर रेडियाई वक्फों से खालिस अमरीकन लबो लहजे में वो पैगाम नशर करने के बाद भारी और ताकमाना आवाज खामोश हो गई और लाइन पर हल्का हल्का रेडियाई शोर गूंजने लगा। ट्रांसमीटर पर गैरी हार्ट की आवाज सुनकर खुशी से मेरा दिल बलियों उछलने लगा। इन खबीसों की सरकोबी के सिलसिले में मेरा मंसूबा धीरे धीरे कामयाबी की तरफ बढ़ता हुआ महसूस हो रहा था। इनके गिर्द जाल कस रहा है, मैंने कहा। मेरी आवाज सुनते ही नादरा का चेहरा खौफ से जर्द हो गया और अपने होंठों पर शहादत की उंगली रखकर मुझे खामोश होने की इस्तरारी इशारे करने लगी। मैंने उसकी तशवीश का सबब समझते हुए उसे बताया, अपनी आम हालत में ऐसे ऑपरेटर से एक तरफा काम करते हैं। इस वक्त ये आला सिर्फ रिसीवर है जो दूसरी तरफ के पैगामात वसूल करेगा। ट्रांसमीटर यानी पैगाम नशर करने वाले आले का काम नहीं करेगा। यहाँ बम भी फट जाए तो आवाज दूसरी तरफ नहीं सुनाई देगी। जब एक बटन दबाकर हम इस पर अपनी आवाज दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो जब तक वो मखसूस बटन दबा रहेगा ये आला सिर्फ ट्रांसमीटर बना रहेगा, दूसरी तरफ का कोई पैगाम वसूल नहीं करेगा। खुदा का शुक्र है कि आप ये सब जानते हैं। नादरा के धाने से इत्मीनान का एक गहरा सांस खारिज हो गया। मेरी तो जान ही निकल गई थी कि आप बेखबरी में अपनी आवाज इन्हें सुना रहे। इट इज गैरी हार्ट फॉर चीफ डी मिशन, ओवर। खासे तवील इंतजार के बाद गैरी हार्ट ने दोबारा अपना पैगाम नशर किया तो उसकी आवाज में गुस्से और झुल्लाहट की आमेज़ थी। चीफ ऑनलाइन, कमान, ओवर। इस बार चंद सेकंड बाद ही जवाब आ गया। वो आवाज मेरे लिए अजनबी नहीं थी। रेडियाई शोर और तब्दीलियों के बावजूद रास अल्मेडा की आवाज लाखों आवाजों में पहचान सकता था मैं। सर, CIA के असिस्टेंट डायरेक्टर गैरी हार्ट की आवाज मौतबाना होगी। मैं शाम की परवाज से कराची लौट आया हूँ। तुम्हारे साथ पेश आने वाले अफसोसनाक साने पर मैंने पूरे इंतजामी ढांचे को हिला कर रख दिया। अब वो वल्दुल हराम हमारी गिरफ्त से नहीं बच सकेगा। सारी सरकारी एजेंसियां हरकत में आ चुकी हैं। हम वाज़ेह सबूत का बगैर स्पेशल टास्क फोर्स का नाम नहीं ले सकते, लेकिन मैंने बिलवास्ता दबाव के हरबे इस्तेमाल करके इन्हें मजबूर कर दिया कि इस फोर्स के अव्वल खान को पूरे इख्तियारात के साथ बहाल करके डैनी की गिरफ्तारी पर मामूर कर दिया जाए। आज इसके लिए अहकाम जारी हो गए। तो बहुत नाजुक गुफ्तगू थी। मैंने नादरा को वहां से टालने के लिए कहा, तुम दोनों गेस्ट बेडरूम में जाओ और मेरे सामान के डिब्बे से कोई छेड़छाड़ किए बगैर इसे एक थैले में डालकर एहतियात से ले आओ। नादरा के चेहरे के तासरात से फौरन जाहिर हो गया कि वो मेरा मकसद भांप गई थी, लेकिन उसने वहां रुकने पर इस्तार नहीं किया और बशीर को साथ लेकर गेस्ट बेडरूम की तरफ चलती। इन दोनों की तारीख खलवत कदे की तरफ रवानगी पर मेरे ज़हन में एक मरतबा फिर शैतान कल बुलाया, लेकिन मैंने सर झटक कर अपनी पूरी तवज्जो ऑपरेटर से उभरने वाली आवाजों पर मरकूज कर दी। गैरी हार्ट की रिपोर्ट जारी थी। मेरी गैर मौजूदगी में इंस्पेक्टर जेफ मिलर एक कदम उठा बैठा है। हम शहरी महाज पर डैनी को घेरने के लिए नादरा नामी जिस औरत को ट्रैप करना चाहते तो खासी हरामजादी निकली। पहले उसने इनकार कर दिया। जब जेफ ने धमकियां दी तो उसका दिमाग ठिकाने पर आ गया। मेरे पहुंचने पहले जेफ उस औरत को ब्रीफिंग देने के लिए गया था, लेकिन अभी तक वापस नहीं लौटा। उसकी वापसी में ताखीर पर मुझे सख्त तशवीश है। ओवर। तुम सब डफर हो। सारे सरकारी मुलाजिम एक जैसे होते हैं। रास अल्मेडा ने आवाज बुलंद किए बगैर तल्ख तुरुश लहजा में अपनी बरहमी का इजहार किया। ऐसे तुमसे हदायत लिए बगैर आगे बढ़ने की क्या जरूरत थी? तुम जानते हो कि पाकिस्तानी दोस्ती और दुश्मनी के मामलात में बहुत जज्बाती बल्कि जंगली होते हैं।
यह असूलों की परवाह किए बगैर हर कीमत पर कामयाबी का इरादा लेकर लड़ते हैं, खुद पिस कर रह जाते हैं या अपने मध्य मुकाबल को पीस डालते हैं। कौन सोच सकता था कि वो बास्टर्ड के औलाद डैनी कार्डियो स्विच बांधकर एलन के कैंप में घुस आएगा। एलन ऑक्सीजन टेंट में शायद अपनी जिंदगी के आखिरी सांस ले रहा है और मैं कह रहा मुझे छोड़ो और मेरे सवाल का जवाब दो। ओवर। सर, इस्लामाबाद में मेरा एक ठिकाना नहीं था। मैं मुख्तलिफ वजारतों और दफातर के दरमियान चकराता फिर रहा था। मेरे सिवा किसी को तुमसे बराह रास्त बात करने की इजाजत नहीं है। औरत फंस रही थी, इस पर हमने काफी काम किया था। इससे हर वो अहमकाना वादा किया गया जो उसे खुश कर सकता था। जेफ इंतजार नहीं कर सका। अब मैं उसकी तलाश में निकलने की इजाजत चाहता हूँ। इंस्पेक्टर जेफ हमारा बहुत कीमती और तजर्बेकार अफसर है। ओवर। मैं तुम्हें बता चुका हूँ, रास अल्मेडा की आवाज कहरबार होगी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पाकिस्तान में अमरीकियों की बढ़ती हुई हलाकतों के बारे में 17 दिन में 4 खबरें लगाई हैं। मेरा मीडिया मैनेजर कह रहा है कि अखबार वालों ने अंदर की खबरें निकालनी शुरू कर दी तो एक तूफान आ जाएगा। इन हलाकतों को CIA और फॉरेन ऑफिस के सर डाल दिया जाएगा। सब लोगों की नकलो हरकत पर हिफाजत की खातिर पाबंदी लगाई गई है। अभी सिर्फ जेफ लापता है। ऐसा ना हो कि कोई और भी तुम्हारी तलाश में बाहर निकलने की हिम्मत न कर सके। हम दूसरे दर्जे की इस हकीर मुल्क में अपने कितने आदमी गंवाएंगे। अखबार वालों को मैं अच्छी तरह जानता हूं सर। गैरी हार्ट की आवाज भी जहरीली होगी। इन नामानिगारों के मेदों में मुर्गन ग़िज़ा और कीमती शराबें गले तक भरी हुई हों तो ये अपनी मेज पर बैठकर फोन की मदद से खबरें इजाद करते रहते। इनकी जेबें खाली हों तो ये खबरों की तलाश में निकलते हैं। तुम्हारी जात मेरे लिए गुमनाम है, मगर तुम मुझसे और मेरे फराइज से अच्छी तरह वाकिफ हो। अपने मीडिया मैनेजर से कहो कि डॉलरों को इस्तेमाल करना सीखे। अपनी नाकामियों का जवाब पेश करने की बजाय इतलात दे। मैं जेफ को जरूर तलाश करूंगा। ओवर। मेरे लिए ये इंकिशाफ हैरान कुन बल्कि बड़ी हद तक नाकाबिले फहम था कि एलन और पीटर रास अल्मेडा के किरदार से इस हद तक वाकिफ थे कि वो तीनों एक साथ रह रहे थे, जबकि CIA असिस्टेंट डायरेक्टर को अपने चीफ डी मिशन या सरबराह के बारे में मालूमात नहीं थी। गैरी, रास अल्मेडा ऑपरेटर्स पर घुरा रहा था। तुम्हें अपनी राय पेश करने का पूरा हक हासिल है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरे साथ गुस्ताखी के मुर्तकिब हो रहे हो। मैं अपने नीचे काम करने वालों की इतनी आजाद रवि बर्दाश्त नहीं करता। मेरे साथ बात करते हो मोहतात रहना होगा। ओवर। सॉरी सर। गैरी हार्ट का लहजा फौरन मुआज़त खाना हो गया। जेफ मिलर मेरा 20 बरस का साथी है। शायद इस वजह से मैं थोड़ा क्रेजी हो गया था। मैं दोबारा माफी चाहता हूँ। अब मेरे लिए क्या हुक्म है। ओवर। उसी शख्स की वजह से जिमी लॉयड व्हाइट हाउस से निकलते हुए मारा गया और जहां जिम क्लार्क मौत से हम किनार हुआ। अगर हम उस आदमी के सामने इतने ही बेबस हैं तो हमें अपने आदमियों को कुर्बानी देने के बजाय सब्र सुकून से उस वक्त का इंतजार करना चाहिए जब हमारे सितारे यावर हों। अपने फैसले का इख्तियार मैं तुम्हें देता हूं। यह तुम्हारा सोलो मिशन होगा। कोई अमेरिकन तुम्हारे साथ नहीं होगा। तुम किराए पर मकामियों का लश्कर भी खरीद लो तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा, मगर मैं जानना चाहूंगा कि तुम किधर जाओगे और क्या करोगे। ओवर। सर, मैंने फर्ज किया हुआ है कि जेफ हेरोइन के किसी जमीर फरोश स्मगलर की बीवी के बस की चीज नहीं है। मुझे इस बारे में भी शुबा होता तो मैं ऑपरेटर्स हरगिज इस्तेमाल न करता, क्योंकि एक ऑपरेटर्स जेफ भी ले गया है। वो यकीनन कहीं और उलझ गया है। बर वक्त ऑपरेटर्स पर हमारी गुफ्तगू सुनकर दरमियान में दखल जरूर देता। चंद मकामियों को नादरा की तरफ बेचूंगा। इनमें कोई पुलिस पार्टी भी हो सकती है। मैं खुद दूसरे ठिकाने पर मुकद्दर आजमाई करूंगा। ओवर। जेफ मिलर घाग और तजर्बेकार नहीं, महज उल्लू का पट्टा है। रास अल्मेडा का पारा अचानक चढ़ गया। वो ऑपरेटर्स क्यों लेकर गया? वो फंसा तो हमारा यह मवासलाती नेटवर्क बर्बाद हो जाएगा। इतनी बड़ी और अहम खबर तुम सारी कहानी के बाद सुना रहे हो। मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूं कि जेफ का ऑपरेटर्स इस वक्त उसी के पास हो। अब जेफ या ऑपरेटर्स के बारे में कोई खबर मिलने से पहले मैं ऑपरेटर्स पर बिल्कुल बात नहीं करूंगा, चाहे तुम्हें पाताल में जाना पड़े। मुझे शुभ नमूदार होने से पहले खबर चाहिए, सिर्फ खबर। मुझे अच्छी और बुरी से कोई गर्ज नहीं। ओवर एंड ऑल। वो गुफ्तगू सनसनीखेज और चशम कुशा थी। उसने मामलात की बहुत सी गुमशुदा कड़ियों को खुद ब खुद यकजा कर दिया था। पूरे खेल का महवर और मरकजी किरदार सिर्फ और सिर्फ रास अल्मेडा था। 6 कोनों वाले दाऊदी सितारे को मुतबर्रक और मुकद्दस समझने वाले इस मुतासब और नस्ल परस्त यहूदी अरबपति की जाती दहशतगर्द तंजीम का नाम ही डेविड स्टार्स था, जिसको CIA जैसे रुसवाए जमाना अमेरिकन इदारे की भरपूर आनत की कहानी में चंद लम्हों पहले अपने कानों से सुन चुका था। रास अल्मेडा एक तरफ पाकिस्तान को तीसरे दर्जे का हकीर मुल्क करार दे रहा था तो दूसरी तरफ रेशा दवानियों की बराह रास्त सरपरस्ती के लिए खुद कराची में मौजूद था। पाकिस्तान में अपनी साजिशों को परवान चढ़ाने के लिए उसने 2 फ़ाल तकून बनाए हुए थे, जिनमें उसकी जात मुश्तरक थी। पहली तकून में उसके साथ एलन और पीटर किंग थे। दूसरी तकून में गैरी हार्ट और जेफ मिलर शामिल थे। पीटर जहन्नुम वासिल हो चुका था, जेफ असीर था। एलन मसनूई तनफ्फुस के सहारे अपनी जिंदगी के आखिरी सांस पूरे कर रहा था। और सबसे बड़ी बात यही थी कि रास अल्मेडा मेरे मुकाबले में पै दर पै नाकामियों और बढ़ती हुई हलाकतों से खाइफ था। जेफ मिलर के बारे में गैरी हार्ट की हद से बड़ी हुई उम्मीदी के पस मंजर में मैं इन लोगों की उस सेनी अजियत का बाखूबी अंदाजा कर सकता था
जो ड्राइव इन सैनवा में खड़ी हुई BMW से जेफ मिलर की जली हुई पिंडली बरामद होने पर होती। गैरी हार्ट का नादरा की तरफ बजाते खुद आने का इरादा नहीं था। वो जिन लोगों को भी इधर भेजता, वो संजीदगी से जेफ मिलर को तलाश करने के बजाय नादरा के भरे पूरे और खाली मकान की लूट मार में ज्यादा दिलचस्पी लेते। मैं चंद लम्हों तक तनहा खड़ा यही सोचता रहा, जैसे मेरे सिवा कोई वहां और जीरू मौजूद ना हो। फिर अचानक ही मुझे नादरा याद आई। उसे मेरे साथ जाना था। मैंने उसे अपने दस्ती बमों वगैरह का पैकेट लेने के लिए गेस्ट रूम में भेजा था। वो मुश्किल 1-1.5 मिनट का काम था, लेकिन वो काफी देर से बशीर के साथ वहां घुसी हुई थी। मैंने उसे नाम लेकर पुकारा तो उसने बोझल सी आवाज में आ रही हूं कहकर मेरी बात का जवाब दिया, लेकिन फौरन ही नमदार नहीं हुई। वैसे भी गेस्ट बेडरूम से अंदर की तरफ नकाज का दरवाजा ड्राइंग रूम से नजर नहीं आ रहा था। पहले बशीर सर झुकाए आता हुआ नजर आया। उसके हाथ में एक वजनी शॉपिंग बैग था, जिसमें शायद मेरा लाया हुआ दस्ती बम्बों वगैरह का डिब्बा था। नादरा मस्त खरामी के अंदाज में उसके पीछे चली आ रही थी। इन्हें देखकर अचानक ही मेरा दुराने खून तेज हो गया। मेरा दिल चाहा कि इन्हें इतनी देर तक गायब रहने पर जलील और शर्मिंदा करूं, लेकिन मैंने जबर करके अपनी जुबान बंद रखी। जरूरी नहीं था कि उन दोनों के मरासम के बारे में मेरे अंदेशे दुरुस्त होते। आदमी किसी भी मामले के बारे में कोई राय कायम करके इसका जायजा लेने लगे तो उसे हर मोड़ अपने अंदेशों के एंड मुताबिक नजर आने लगता है। और अगर इन दोनों में मालकिन और मुलाजिम से मुआवरा कोई और रिश्ता बेस्तवार था तो मुझे उस पर भड़कने या मुश्तिल होने का कोई हक नहीं था। वो कौन से मेरे अजीज रिश्तेदार या दोस्त थे, और फिर जिसके दीदों का बातों से उसका कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता। मैंने अपने डिब्बे वाला थैला बशीर के हाथ से ले लिया और दरवाजे से निकल गया। नादरा अपनी सफरी थैला उठाकर खामोशी से मेरे पीछे हुई। बशीर इस वक्त तक ड्राइंग रूम के दरवाजे पर खड़ा वालियाना अंदाज में हाथ हिलाता रहा, जब तक हम चोबी फाटक अबूर करके हाथे से सड़क पर नहीं आ गए। तुमने कमरे से डिब्बा लाने में काफी देर लगा दी। बाहर निकल आने के बाद मैं अपने दिल में भरे हुए गुबार पर काबू नहीं रख सका और नाजरा से पूछ बैठा, तुमने गुफ्तगू के बहुत अहम हिस्से नहीं सुने जो जरूरी थे। उससे बात करते हुए भी मेरी नजरें मुतजस्सिसाना अंदाज में पूरी गली का जायजा ले रही थी, लेकिन मुझे सुल्तान शाह की गाड़ी कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। मैं बशीर के साथ दानिस्ता उस कमरे में रुकी रही, क्योंकि वो आपका बहाना था। मैंने अंदाजा लगा लिया था कि आप इस वक्त मुझे वहां से हटाना चाह रहे थे। मैंने फौरन वापस आकर दोबारा दखल अंदाज होना पसंद नहीं किया। तो मैं नहीं, मैं बशीर को वहां से हटाना चाह रहा था। मैंने फौरन ही कलाबाजी खाई। ऑपरेटर्स पर होने वाली अहम और खुफिया गुफ्तगू हर एक को नहीं सुनाई जा सकती थी। आपकी वो ख्वाहिश कायज जरूरी थी, क्योंकि गुफ्तगू अंग्रेजी में हो रही थी और बशीर अंग्रेजी से यकसर नाबलद है। वो वहां मौजूद रहता तब भी कुछ नहीं समझ सकता था। नादरा की आवाज में हल्का सा फातियाना तंज पोशीदा था। इसे तुम मेरी गलतफहमी कह सकती हो। आजकल बेरोजगारी की लहर की वजह से बतेरे ग्रेजुएट भी अपना पेट पालने के लिए घरों में नौकरियां करने पर मजबूर हो गए। बशीर तो चेहरे मोहरे से भी सलीकामंद और तालीम याफ्ता नजर आता है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि बशीर इस घर में आज का नहीं 15-20 साल पुराना मुलाजिम है। इस जमाने में पढ़े लिखे लड़के घरों में नौकरी को सख्त तरीन तौहीन समझते थे, क्योंकि बेरोजगारी इतनी आम नहीं थी। हम गली से सर्विस रोड पर आए तो सुल्तान शाह की करोला एक दीवार के साथ खड़ी नजर आ गई। इस तरफ इतना अंधेरा था कि गाड़ी की अगली निशिस्त पर किसी की मौजूदगी या गैर मौजूदगी में तमीज करनी मुश्किल थी। मैं बशीर को इस काबिल नहीं समझता कि उसके बारे में इतनी लंबी बहस की जाए। मैंने उकताए हुए लहजे में कहा, उसके ज़हनी सतह का यह आलम है कि वह हमें बाहर किसी मुश्तबाकार के मंडलाने की खबर सुनाकर दहशत ज़दा करना चाह रहा था। अब तुम खुद देख रही हो कि हर तरफ मैदान साफ है। कहाँ गई वो मुश्तबाकार? इसे भूल कर यह बताएं कि वो कौन सी अहम बातें थी जो हम मुझे सुनवानी चाह रहे थे। ये तो तुमने सुन लिया ही था कि इस सिलसिले की गुफ्तगू की इब्तिदा गैरी हार्ट ने की थी। दूसरी तरफ से उसके मिशन का सरबराह बोल रहा था। इसी से तुम अंदाजा लगा सकती हो कि ये लोग यहाँ कितने बड़े पैमाने पर मुनज़्ज़म और फाल हैं और किस बुरी तरह गिरफ्तारी के लिए बेताब है। मैं गैरी हार्ट की बातें सुनकर शस्तर रह गई थी। एक आदमी की गिरफ्तारी के लिए CIA के किसी असिस्टेंट डायरेक्टर का मैदान में आना ही बहुत गैर मामूली बात थी, लेकिन यहाँ इसका भी सरबराह मौजूद है। इन्होंने तुम्हारे मामले में मेरे रहस्य शुबहात की भी तस्दीक कर डाली थी। गैरी हार्ट का कहना था कि तुम्हें बराह रास्त अपनी राह पर लाने के लिए हर वो इम्काना वादा किया गया था जो तुम्हें खुश कर सकता था। यानी अव्वल था आखिर उनकी हर बात गलत और बेबुनियाद थी। गनी की रिहाई की पेशकश तुम्हें खुश करने के लिए की गई थी। हम सर्विस लैंड से गुजरकर शाहराह फैसल के बुलंद किनारे पर चढ़ चुके थे। मैंने खाली टैक्सी को रुकने का इशारा किया और फिर हम फ्लैट की तरफ रवाना हो गए। टैक्सी ड्राइवर की मौजूदगी में हम अपने पसंदीदा मौजूआत पर बात नहीं कर सकते थे, इसलिए टैक्सी में खासी देर तक खामोशी छाई रही। फिर नादरा ने सुकूत तोड़ने की एक राहत निकाल ही ली। मेरा ख्याल है कि हम अंग्रेजी में बातें कर सकते हैं। यह अहमक ड्राइवर अंग्रेजी कहाँ जानता होगा? इससे पहले कि मैं अंग्रेजी में कही हुई इस बात का जवाब देता, कमीज शलवार में मलबूस नौजवान ने रवानी से अंग्रेजी बोलकर नादरा को बौखला दिया। वो कह रहा था, माफ कीजिएगा मैडम, मैं अहमक तो हो सकता हूँ लेकिन अंग्रेजी से नाबलद नहीं हूँ। अपनी निजी बातों के लिए आपको अंग्रेजी, उर्दू, सिंधी और पंजाबी के अलावा किसी और जुबान का इंतखाब करना होगा। ओहो, मेरा यह मतलब नहीं था, नादरा बुखला कर बोली। अहमक का लफ्ज़ मैं रवानी में बोल गई। मुझे तुम्हारी तहकीर नहीं करनी चाहिए थी। बस अंदाजा था कि पढ़े लिखे लड़के टैक्सियाँ चलाना पसंद नहीं करते। आप ठीक कह रही हैं, ये काम मुझे भी पसंद नहीं था, लेकिन 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है।
पसंद और नापसंद के चक्कर में पड़ने वाले फाके झील कर जिंदा दरगोर हो जाते हैं। पढ़ लिखे नौजवानों पर बाइज्जत रोजगार के दरवाजे बंद कर दिए जाएं तो शहर के गटर तक साफ करने पर मजबूर हो जाएंगे। वो बहुत तल्ख और जारे तबीयत का मालिक मालूम होता था। मैंने नादरा के पहलू में कोहनी मारकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। टैक्सी में फैले हुए अंधेरे में वो मेरे चेहरे के तासरात नहीं देख सकी। मेरे टहके का गलत मफहूम समझकर मेरे बिल्कुल करीब से रखाई और ड्राइवर से बोली, मेहनत ही महसमत है, कोई पेशा हकीर नहीं होता। सफाई का गंदा काम करने वालों ने ही बड़े शहरों को रहने के काबिल बनाया हुआ है, वरना हर तरफ गलाजत और गंदगी के ढेर लग जाए और पूरी पूरी आबादियां वबाई बीमारियों की नजर हो जाए। मैंने चिपकने के लिए नहीं, खामोश रहने के लिए टोका दिया था। नादरा के कान के नीचे सरगोशी करते हुए मेरे आसाब पर एक मरतबा फिर उसका वजूद की महकार हमलावर हुई, लेकिन बशीर का ख्याल आते ही उबरता हुआ वलवला सर्द हो गया। इस असना में नादरा भी शर्मसार सी होकर मुझसे जरा दूर हट गई थी। ये सब कहने की बातें हैं, ड्राइवर कह रहा था, और लीडरों को जेब देती हैं। आम रवैया यह है कि भंगी को अलग बर्तनों में इसी तरह खाना दिया जाता है जैसे कुत्ते को रातब डाला जाता है। मैं बहुत सितम गुजीदा हूं, अपनी तलख नवाई पर मुआवजा चाहता हूं। मेरा ज़मीर मुर्दा होता तो मैं अपनी अंग्रेजी दानी का एतराफ करने के बजाय खामोशी से आपकी बातों से लुत्फ अंदोज होता रहता। शायद यही मेरी कमजोरी है। नादरा खामोश रही। मुसाफिरों की मर्जी भाप कर उसने भी पूरे सफर में दोबारा लबकुशाई नहीं की। टैक्सी से उतरकर हम अहाते में दाखिल हुए तो मैंने दूर ही से सुल्तान शाह की गाड़ी देख ली। मुझे नादरा के साथ बखैर आफियत देख लेने के बाद शायद वह बर्क रफ्तारी का मुजाहरा करता हुआ हमसे पहले कर पहुंच गया था। ऊपर जाते हुए मैं सख्त जब्ज़ब में मुबतला था। मुझे डर था कि कहीं सब लोग अचानक नादरा की नजरों में आ जाएं। एक ही छत के नीचे ऐसी एहतियात का तसव्वुर बाईद अज क्यास महसूस हो रहा था। डोरबेल के जवाब में गजाला ने दरवाजा खोला तो उसने मेरे साथ नादरा को देखकर जरा भी हैरत का मुजाहरा नहीं किया, बल्कि नर्म मुस्कुराहट के साथ हम दोनों के लिए अंदर आने का रास्ता छोड़ दिया। मैं अंदर पहुंचा तो फ्लैट खाली महसूस हो रहा था। वीरा की ख्वाबगाह का दरवाजा बंद था। मेरा गजाला के साथ निगाहों का तबादला हुआ और इशारों किनारों में यह वाजे हो गया कि वो दोनों शायद नादरा की मुतवक्का आमद की बिना पर एक ही कमरे में मैसूर हो गए थे। नादरा ने ड्राइंग रूम का रुख किया। मैंने फौरन उसे टोकना मुनासिब नहीं समझा। वहां बैठते हुए मैंने दानिस्ता गजाला को हिदायत की, नादरा की मौजूदगी में किसी को अंदर नहीं बुलाना। कोई हल बरामद होने तक नादरा की मौजूदगी को पोशीदा ही रखना है। क्यों, क्या कोई खास बात है? गजाला ने इठला कर पूछा। एक गड़बड़ की वजह से नादरा को अपने घर से फरार होना पड़ा है। हो सकता है कि नादरा की फौरी वापसी मुमकिन ना हो सके। मैंने कहा, कुछ देर सस्ताने के बाद हमें इस मसले का कोई हल सोचना होगा। हल बहुत आसान है, होटल का कमरा फोन पर भी बुक करवाया जा सकता है। एक मिनट, नादरा ने मेरे बोलने से पहले कहा, मेरा ख्याल है कि आप दोनों तखलिए में कुछ बातें कर लें तो इफ़हाम तफहीम का बेहतर रास्ता तलाश किया जा सकेगा। मैं किसी भी कमरे में जा सकती हूँ, फिर तुम फिलहाल मेरी ख्वाबगाह में चले जाओ। मैंने मौका गनीमत जानकर कहा, ड्राइंग रूम में तुम्हारे देख ले जाने का खतरा करार पाएगा। इस दौरान में खजाला कोई और कमरा तैयार कर देगी। नादरा ने हमारी बेआरामी के हवाले से तकल्लुफ का मुजाहरा करना चाहा, लेकिन मेरे पास कोई मुतबादिल हल नहीं था। इस एक कमरे में वीरा के साथ सुल्तान शाह भी बंद था। दूसरी ख्वाबगाह में सुल्तान शाह का मर्दाना साजो सामान नादरा को उलझन में डाल सकता था। मैंने तकरीबन जबरदस्ती नादरा को अपने कमरे में धकेल कर दरवाजा बंद कर दिया। तुम थोड़ी देर यहीं ठहरो और वक्फे वक्फे से 2 मरतबा डोरबेल बजाकर दरवाजा खोलती और बंद करती रहो, ताकि नादरा खौफजदा होकर बाहर निकलने का हौसला न कर सके। मैं वीरा के कमरे में जा रहा हूँ, बाद में हम ड्राइंग रूम में बैठ जाएंगे। मैंने जल्दी जल्दी गजाला से कहा। ऐसे मामलात में गजाला हमेशा मुझसे ताउन करती चली आई थी। उसने फौरी तौर पर किसी तजस्सुस का मुजाहरा किए बगैर मेरी बात मान ली और कहा, मैं खुद भी इसे मुतवक्का मेहमानों के बारे में बताकर अपने कमरे में मुकफ्फिल कर दूंगी, ताकि हम आज़ादी से चल फिर सकें। मैंने प्यार से उसके रुखसार पर हल्की सी थपकी दी और वीरा की ख्वाबगाह की तरफ बढ़ गया। अंदर पहुंचते ही मैंने सुल्तान शाह को शाबाश दी कि उसने मुझसे पहले पहुंचकर सबको नादरा की आमद की खबर से मुतल्ला करके मुझे कई परेशानियों से बचा लिया था। उसने बताया कि नादरा के हाथ में सफरी बैग देखने के बाद उसे ख्याल हुआ था कि मैं नादरा को किसी होटल में छोड़ूंगा। फिर मैंने इस घर में सबको होशियार कर दिया। लेकिन यहाँ क्यों आई है? वीरा ने इश्तबा अमीज नजरों से मेरी तरफ देखते हुए पूछा। ये इन दोनों से बागी होकर मुझसे मिल गई है, इससे उनसे तहफ्फुज दरकार है। मैंने कहा, क्या तुमने यहाँ कोई कौमी यतीम खाना खोला हुआ है जहाँ शहर भर की तमाम मजलूम और खूबसूरत औरतों को पनाह देना लाजिम है? वीरा ने जले कटे लहजे में पूछा। मैं बेबसी से हंस कर रह गया। गजाला के सामने ऐसी जली कटी बातें शुरू न कर देना। अपनी बहन को मनाने के बाद वो एक लम्हे के लिए भी यहाँ नहीं ठहरेगी। इसके चक्कर में उलझकर तुम अहम तरीन बातों को नजरअंदाज कर रही हो।